हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, आंसर आप लोगों को इस बात का मिल जाएगा कि कोलिजन जब दो ऑब्जेक्ट की हो रही होती है तो वहां पे तीन सिचुएशन होता है। एक तो बिफोर कोलिजन सिचुएशन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ओके, ये तीनों सिचुएशन में एनर्जी के साथ में क्या खेल होता है, राइट। वेरियस टाइप ऑफ कोलिजन देखेंगे हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड इसका ही एक केस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। मोमेंटम क्यों कंजर्व होती है थ्रू आउट ऑल द थ्री सिचुएशन? ओके, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं सेम होती है, ये सब चीजें हम लोग पूरा मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन देख करके फाइंड करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इसमें। कोलिजन तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब बात करते हैं हम लोग, दैट मीन्स मोमेंटम चेंज नहीं हो रही है। किसका चेंज नहीं हो रहा है मोमेंटम? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, या फिर जो भी हम लोग सिस्टम कंसीडर करते हैं। बेसिक थ्योरी बस छोटा सा है इसे, कि अगर मान लो कैरम पे बहुत सारा पीसेस रखा हुआ है, उसका कैरम बोर्ड पे बहुत सारा पीसेस रखा हुआ है, और मान के चलो कैरम स्मूथ है। ओके, दैट मीन्स कोई भी शियर स्ट्रेस, कोई भी फोर्स पीसेस पे नहीं लग रहा है, राइट। तो इस टाइप से वहां पे वेरियस पीसेस को शो कर सकते हो। चलो 2-3 पीस यहाँ पे 4 पीस शो कर दिए। मन हो तो इस 4 पीस को क्या कंसीडर हम लोग किए? सिस्टम। ओके, किसी का मन हो नहीं मुझे 2 पार्टिकल का सिस्टम कंसीडर करना है, ये 2 पार्टिकल क्या हो गया? एक सिस्टम, राइट। अब इस सिस्टम पे फोर्स लग रहा होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो बाउंड्री के बाहर से लगेगा। इस सिस्टम पे लग गया एक फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे भी शो कर सकते हो एक्सटर्नल फोर्स, राइट। जब इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सिस्टम में एक्सीलरेशन आएगी, सिस्टम में एक्सीलरेशन आएगी, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। ओके, तो हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ से क्या पढ़े हैं? एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यही पढ़े हैं ना। देखो इधर, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, राइट। अब यहां पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सीलरेशन होना नहीं है, एक्सीलरेशन होगा नहीं, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी सिस्टम चेंज होगा नहीं, तो मोमेंटम चेंज होगा नहीं, मोमेंटम चेंज होगा नहीं तो मतलब कांस्टेंट है। मैथमेटिकली यहां से भी देख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो रखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स को जीरो पुट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी ही जीरो होता है, राइट। इसका मतलब क्या आया? ये मोमेंटम कांस्टेंट है। हम लोगों को पता चल गया दिस मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट कब? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है। इसको हम लोग यूज कोलिजन के टाइम में कैसे करेंगे? मान लो कि ये पीसेस आपस में कोलाइड कर रहा है, ये इससे कोलाइड कर रहा है, ये इससे कोलाइड कर रहा है, इससे इस टाइप से कोलाइड कर रहा है, ये दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड कर सकता है। ओके, जब ये आपस में कोलाइड किया तो जो भी फोर्स इस पार्टिकल 1 पे लग रहा होगा या 2 पार्टिकल पे लग रहा होगा, वो तो इंटरनल फोर्सेस है। ये सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे कि इंटरनल फोर्सेस जो भी ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होगा उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। टोटल इंटरनल फोर्स को जब इंडिविजुअल इंटरनल फोर्स को सम करोगे तो वो क्या होता है? जीरो ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, यही ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों मिलके जीरो हो जाएगा। ओके, सो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो, तो ये सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा। सिस्टम का मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मान लो इसका मोमेंटम लिखना है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल
प्लस मोमेंटम ऑफ अदर पार्टिकल, और भी बहुत सारा पार्टिकल का लिखना है तो इस टाइप से टोटल मोमेंटम लिख सकते हो। अब जब हम लोग कोलिजन पढ़ते हैं वहां पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड किया, या बहुत सारा ऑब्जेक्ट, जैसे कैरम के केस में बहुत सारा ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है, वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। फंडामेंटली हम लोग क्या देखेंगे, दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन। ओके, अब दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेगा तो उस टाइम में एक तो बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन वाली सिचुएशन, आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है, राइट। तो चलो हम लोग कंसीडर करते हैं सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। देखो जब दो पार्टिकल को कंसीडर किए, एक पार्टिकल ये दूसरा पार्टिकल ये, m1 एंड m2, इसका सेंटर ऑफ मास है कहीं पे, इस लाइन को ज्वाइन करो। अब जस्ट कोलिजन के पहले इसका वेलोसिटी है इस लाइन के अलोंग u1, इसका वेलोसिटी u2। अब कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया तो कोलिजन के टाइम में दोनों ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। ओके, एंड थोड़ा देर बाद दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट कर जाएंगे। जब सेपरेट करेगा तो अभी भी इसका वेलोसिटी v1 हो गया, इसका वेलोसिटी v2। जो सेंटर ऑफ मास लाइन को ज्वाइन करोगे, वेलोसिटी अगर इसी लाइन के अलोंग है, देखो इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटीज आर अलोंग द सेम लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास, इस टाइप के वेलोसिटीज को कोलिजन को क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। ओके, अगर वेलोसिटीज, कोई भी वेलोसिटीज डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्लिक कोलिजन। लाइक एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u1 से, दूसरा ऑब्जेक्ट u2 से मूव कर रहा है। ओके, 1 सेकेंड आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन बनेगा, ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर v1 से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर v2 से जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग मोर स्पेसिफिकली इस पे जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट यही एक्सप्लेन करता है, राइट। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, हेड ऑन कोलिजन के लिए कोलिजन का कंडीशन क्या होना चाहिए, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर देखोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ओके, कोलिजन के बाद जब सेपरेशन हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ओके, अब क्या रहा एक्सटेंट ऑफ कोलिजन, क्या दोनों सेम है या ये वाला क्वांटिटी स्मॉल है, ये डिपेंड करता है किस टाइप का कितना एक्सटेंट ऑफ कोलिजन है। तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स ने ये एनालिसिस किया था, उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिनोटेड बाय E, और इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको क्या डिफाइन किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, अब हम लोग यहां देखेंगे कोलिजन में कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं रह रही है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, मोमेंटम क्यों कंजर्व होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहां पे देखो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट m1 m2 कोलाइड करेगा। जैसे ही कोलिजन स्टार्ट हुआ, कोलिजन स्टार्ट कब होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों मूव कर रहा है, कोलिजन स्टार्ट कब होगा, जब कांटेक्ट स्टार्ट होगा। ओके, तो कांटेक्ट स्टार्ट होने का कंडीशन, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, दिस इज स्टार्ट ऑफ कोलिजन। ये सिचुएशन हो गया बिफोर कोलिजन। ओके, जस्ट बिफोर कोलिजन, और यहां पे कोलिजन स्टार्ट हो गई, कोलिजन स्टार्ट हुआ, कोलिजन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड किया, कोलिजन के बाद देखो यहाँ पे शेप डिफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। जब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा इस टाइप से, शेप डिफॉर्मेशन होगी, शेप डिफॉर्मेशन फर्स्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद इंक्रीज होते जाएगा, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम शेप डिफॉर्मेशन। ओके, मैक्सिमम शेप डिफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं इससे, ये बॉडी हो गई डिफॉर्म m1 एंड m2, और
इस केस को जस्ट कंसीडर किया, यहाँ पे डिफॉर्म्ड केस है और ये हम लोग कंसीडर किए मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ओके, एक्चुअल में अगर डिटेल में जाओगे तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है, देखो जैसे ही कोलिजन स्टार्ट हुआ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है। इस बॉडी M1 और M2 पे एक दूसरा फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये फोर्स M1 किस डायरेक्शन में लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसका था u1 इस डायरेक्शन में और इसका वेलोसिटी था u2 इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स u1 के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, राइट, और इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। और आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन बनेगा, आफ्टर कोलिजन जब फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी तो चेंज होगा, जस्ट इंडिविजुअल है, ओके, इंडिविजुअल पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। v1 वेलोसिटी हो गई और इसका वेलोसिटी v2, ओके, v1 एंड v2। जब एक बार बॉडी कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद v2 वेलोसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, v1 वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। कहने का मतलब इस सिचुएशन में v2 इज ग्रेटर देन v1, यहाँ पे u1 डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। u1 डिक्रीज होते होते कहां पहुंच गया, v1, और u2 इंक्रीज होते होते कहां पे पहुंच गया, v2। एक सिचुएशन आएगा जब दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी और वो वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है, ओके, वो वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है, राइट। तो यहां पे बॉडी डिफॉर्म हो गई, उसके बाद सिचुएशन क्या होता है, आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बॉडी रीगेन इट्स शेप। अब ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है तो इट विल रीगेन इट्स शेप 100%, ओके। बॉडी अगर शेप साइज 100% रीगेन कर लेता है, इसका मतलब बॉडी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। अब थोड़ा एनर्जी के बारे में सोच लेते हैं हम लोग। एनर्जी मीन्स पहले बॉडी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां पे थोड़ा सा यूटिलाइज हो गया, डिफॉर्म करने में। अब बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, कोई तो देखो वर्क कर रहा है ना, कुछ तो डिफॉर्मेशन एनर्जी आएगी, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन कहां पे चला गया, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में। और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुई। अब बॉडी अपना शेप रीगेन कर रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन एनर्जी लॉस कर रहा है। डिफॉर्मेशन एनर्जी कहां पे जाएगा, अगेन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक रहे तो टोटल के टोटल डिफॉर्मेशन एनर्जी फिर से वापस हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या फिर इलास्टिक कोलिजन, राइट। ये बॉडी रीगेन इट्स शेप एंड साइज 100%, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अगर दो सिचुएशन कंसीडर करें, कुछ लॉस होगा क्या एनर्जी का, नहीं होगा। जितना डिक्रीज हुआ था उतना फिर से इंक्रीज हो गया। तो इस केस में कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में एनर्जी कंजर्व रहती है, राइट। तो यहां पे क्या लिखोगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या फिर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हो, एनर्जी कंजर्व, एनर्जी कंजर्व। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ओके। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, मोमेंटम देखते हैं अब क्या होगा। यहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा था क्या सिस्टम में, नहीं। एट द टाइम ऑफ कोलिजन
नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, आफ्टर कोलिजन नो एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम लोग सिस्टम अगर ये कंसीडर करोगे पूरा सिस्टम, तो बाहर से सिस्टम पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा है वो इंटरनल मैटर है, राइट। इंटरनल मैटर, इंटरनल फोर्स हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में काउंट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे भी मोमेंटम सेम रहेगा। दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज सेम एज मोमेंटम एट द टाइम ऑफ कोलिजन फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू सेम एज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे कौन कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। राइट इट लाइक m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और यही दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, एक थर्ड इक्वेशन आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। दैट इज एक रिलेशन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आएगी ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। डायरेक्टली याद रखना थर्ड इक्वेशन ये है। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो कौन कौन से इक्वेशन को यूज करोगे? एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसको अवॉइड करना। ये दोनों इक्वेशन मोस्टली यूज करना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 एंड मोमेंटम कंजर्व, राइट। सो फॉर ऑल द टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम आर कंजर्व बिफोर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा, राइट। अब एनर्जी किसमें कंजर्व रहेगा? इलास्टिक कोलिजन के लिए ओनली। इस इलास्टिक कोलिजन को कभी कभी क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी, राइट। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी इसको बोलते हैं। तो ये हुआ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या फिर इलास्टिक कोलिजन। कौन से सिचुएशन के लिए? व्हेन बॉडी रीगेन इट्स शेप एंड साइज कंप्लीटली, ओके। बॉडी रीगेन इट्स शेप एंड साइज कंप्लीटली, नोट इट डाउन, ओके। नाउ लेट्स से अदर काइंड ऑफ कोलिजन। ओके, चलो यहाँ पे देखो, जब एनर्जी कंजर्व हो रही थी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि E इज इक्वल टू 1 था। और इस टाइप के कोलिजन में जनरली E का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। E का वैल्यू क्या होता है? कम होती है, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, ओके। अब थ्रू आउट कोलिजन देखो, बिफोर कोलिजन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम 0, एट द टाइम ऑफ कोलिजन नेट फोर्स एक्टिंग 0, आफ्टर कोलिजन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। मोमेंटम कंजर्व करा दो तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा आ जाएगा? m1u1 प्लस m2u2, दैट मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम एट द टाइम ऑफ कोलिजन। मोमेंटम सेम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता है तो भूल जाओ, ओके। जरूरी भी नहीं है ये वैल्यू फाइंड करना है। दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ओके। एक तो ये हो गया इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ रहता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ये E का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, राइट। ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो v1 एंड v2, ओके। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1, ओके। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन E इज लेस देन 1, और फॉर इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इस पे, ओके। हाँ, ये इतना कम हो कि E इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब एक सिचुएशन ऐसा बन सकता है कि दो ऑब्जेक्ट कोलाइड किया, ओके। दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोलाइड किया, कोलिजन के बाद इन्होंने थोड़ा सा शेप रीगेन कर लिया, इस टाइप का सिचुएशन आ जाएगा, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी लॉस हो जाएगी एनर्जी की, ओके। अब अगर ऐसा सिचुएशन बने कि यहाँ पे एक वुड है, ओके, वुडन ब्लॉक है, इसमें से एक बुलेट स्ट्राइक किया और उसी के साथ में हो लिया, ओके। तो दोनों बुलेट और वुडन ब्लॉक साथ में ही मूव करेगा। एक सिचुएशन ये आ गई कि दोनों बॉल ये कोलाइड किया, इसे कोलाइड के बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुई,
थोड़ा सा भी शेप रीगन नहीं किया, ये उसी कोलिजन का मतलब कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा है दोनों। ओके, सो इस टाइप के शेप में, इस टाइप के सिचुएशन में क्या होगा, जो भी डिफॉर्मेशन हुई वहां पे शेप रीगन नहीं करता है, बोथ द ऑब्जेक्ट मूव विथ कॉमन वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर m1 एंड m2 एंड मूव विथ कॉमन वेलोसिटी, राइट। इस टाइप के सिचुएशन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए यहाँ पे क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का सेम वेलोसिटी आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट का सेम वेलोसिटी है, दैट मीन्स E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। v2 इज इक्वल टू v1 है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू v, राइट। तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। इस टाइप के कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0। ओके, ये तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो गया, मोमेंटम कंजर्व रहेगी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हम लोग देखते हैं फाइनल वेलोसिटी और लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा। सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, ये याद रखना है, दोनों ऑब्जेक्ट कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा तो E इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे कौन कौन से इक्वेशन यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मोमेंटम क्या लिखोगे, m1 प्लस m2 इंटू v। यहां से कॉमन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, दैट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। अब एक टर्म है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, जो भी डिक्रीज होगा यहीं से फाइंड कर लोगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी m2 का, दैट इज इक्वल टू हाफ, ओके, माइनस, राइट, माइनस ऑफ हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, राइट, m1 प्लस m2 v स्क्वायर। और यहां से v का वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट करने के बाद देखोगे एक फॉर्मूला आता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको ये भी लिख सकते हो, हाफ म्यू डेल्टा u स्क्वायर, राइट, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास, म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूस्ड मास, दैट इज m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, सो हाफ म्यू डेल्टा u स्क्वायर, इसको लिख सकते हो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो डेल्टा u को हम लोग कैसे लिखेंगे, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, सपोज फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर पर सेकेंड से और ये 2 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो इसका हो जाएगा डेल्टा u, या फिर बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन लेना है, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, 5 एंड 2 से, तो यहाँ पे डेल्टा u क्या लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सम कर लो दोनों को, 5 प्लस 2 दैट इज 7, राइट। सो इस टाइप से जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को डील करोगे तो डायरेक्टली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां पे यूज कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन कहां पे होगा, जब क्लास 12th में कैपेसिटर को ऐड करोगे। ओके,
कैपेसिटर भी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी चार्ज कंजर्वेशन होती है, एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस में डायरेक्ट लिख सकते हो हाफ रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस इनटू डेल्टा वी स्क्वायर। डेल्टा वी मीन्स चेंज ऑफ इनिशियल पोटेंशियल। हाँ, अगर पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो वो सेम डायरेक्शन वाली सिचुएशन हो जाएगी, माइनस कर लेना वोल्टेज का। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही लॉस ऑफ एनर्जी इन इंडक्टर में करते हैं। ओके, सेम टाइप का अगर एक रोटेटिंग डिस्क पे दूसरा रोटेटिंग डिस्क रख लीजिए, एक का वेलोसिटी डिफरेंट था, दूसरे वेलोसिटी डिफरेंस, आफ्टर सम टाइम दोनों का वेलोसिटी कुछ कॉमन हो जाएगा। सेम टाइप का प्रॉब्लम वहां पे हम लोग लिखेंगे हाफ म्यू आई, दैट मीन्स रिड्यूस्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेल्टा यू स्क्वायर। ओके, दैट विल बी इन रोटेशन। ओके, सो ये था ब्रीफ कोलिजन का। क्या याद रखना है आप लोगों को? टाइप्स ऑफ कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 1, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 0, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए इज लेस देन 0, मोमेंटम कंजर्व ऑलवेज, व्हाट काइंड ऑफ कोलिजन आर देयर, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, कोई भी कोलिजन में मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी किसमें कंजर्व रहती है? बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होती है सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। मैक्सिमम लॉस किसमें? मैक्सिमम लॉस काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस। हाँ, जनरल कोलिजन में यहाँ पे एक और फैक्टर आता है 1 माइनस ई स्क्वायर का फैक्टर, वो डेरिवेशन के टाइम में आराम से देखेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।